नालंदा 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, अलम और दा, जिसका अर्थ होता है कभी ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज में इस वीडियो में नालंदा के पूरे इतिहास की और वर्तमान की बात करूंगा। नालंदा का महान मठ प्राचीन भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संस्थाओं में से एक था। यह मठ बौद्ध मठों के आवासों और मंदिर का एक कैंपस था। यह कम से कम 5वीं से 12वीं शताब्दी तक बौद्ध शिक्षा और शिक्षण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करता था। यह जगह जो थी न सिर्फ अपने विशाल आकार के लिए, बल्कि यहां पर जो अध्ययन होता था और जो अध्यापन करने वाले थे उनके लिए भी जानी जाती थी, क्योंकि इस जगह पर महान हस्तियों ने पढ़ाई की है। नालंदा आने वाले यात्रियों के अलग अलग विवरणों की बात करें तो इस मठ में लगभग 3000 से 10,000 भिक्षु रहते थे। कहा जाता है कि एक समय में यहाँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2000 से ज्यादा टीचर्स थे, शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, जिसमें मुख्य रूप से बात की जाए तो सम्राट हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकृति, आर्यवेद, नागार्जुन जैसे विद्वानों का नाम शामिल है। इस मठ की उत्पत्ति मिथकों से और रहस्यों से भरी हुई है। अलग अलग कथाएं हैं। बौद्ध धार्मिक आख्यानों में कहा जाता है कि मठ की स्थापना का क्रेडिट जाता है मौर्य सम्राट अशोक को। ऐसा माना जाता है कि एक मामूली मठ के रूप में शुरुआत में शुरू हुआ था और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही इसे पॉपुलैरिटी मिली और इसको पहचान मिली। समय के साथ साथ ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यापक जो प्रशंसित मठ हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक बनता चला गया, जहां कोरिया, तिब्बत और चाइना सहित दुनिया के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट्स आए और उन्होंने आकर के शिक्षा ग्रहण की। इस मठ की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें से एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक चीनी तीर्थयात्री जुआनजांग के नालंदा के वृत्तांत में इसका उल्लेख किया गया है। वो लिखते हैं कि जिस भूमि पर नालंदा का कंस्ट्रक्शन हुआ, वहां पर पहले एक आम का बगीचा था, जिसे 500 व्यापारियों ने 100 मिलियन सोने के सिक्कों में खरीदा था, गोल्ड कॉइन्स में खरीदा था। उन जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों ने फिर आम के बगीचे को भगवान गौतम बुद्ध को गिफ्ट में दे दिया, उपहार में दे दिया, जहां भगवान गौतम बुद्ध ने 3 महीने तक उपदेश दिया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद राजा शक्रादित्य यानी कि कुमारगुप्त प्रथम ने इस भूमि को एक पवित्र स्थान के रूप में चुना और यहां पर एक मठ का, एक मोनेस्ट्री का निर्माण किया, जो आगे चल करके नालंदा बन गया। कुछ और जो लेखन है चीनी स्रोत की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं नालंदा की उत्पत्ति के बारे में एक और ऐसी कहानी वो देते हैं कि आम के बगीचे में एक तालाब था, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। वो कहते हैं कि 500 व्यापारियों ने उसको खरीदा, जैसे मैंने बताया, भगवान गौतम बुद्ध को अर्पित किया और इस तालाब में नालंदा नाम का एक नाग रहता था, जिसने अंततः मठ को अपना नाम दिया। एक और बड़ी प्रसिद्ध कथा है जिसमें कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों में से एक जन्म में नालंदा के स्थल पर एक दयालु राजा के रूप में रूल किया था, शासन किया था। अपनी असीम उदारता के लिए प्रसिद्ध राजा को अतृप्त भिक्षा देने वाला कहा जाता था, जिसने नालंदा के लिए तांग चीनी नाम शिवुयान को प्रेरित किया। 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नालंदा का दौरा करने वाले एक और चीनी जो यात्री थे, फैक्सियन, उन्होंने लिखा, उनकी जो कथा है वो कुछ अलग प्रकार की। वो कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के जो सबसे करीबी शिष्य थे, उनमें से एक सारिपुत्र का जन्म और बाद में उनका निधन जो था वो नाला नामक गांव में हुआ था। उनके दाह संस्कार के स्थान पर एक स्तूप बनाया गया और समय के साथ सम्राट अशोक ने वहां एक मंदिर बनवाया, जो कि धीरे धीरे प्रसिद्ध नालंदा मठ के रूप में विकसित होता चला गया। कुछ और कहानियां जिसमें कहा जाता है कि नालंदा जो नाम है वो नालका नामक लंबी डंठल वाली घास से लिया गया है, जो कि इस एरिया में बहुत उगती है और इसीलिए नालंदा नाम लिया गया। जो चाइनीज अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स की, तो उनमें अलग अलग इसके पीछे की कहानियां हैं, जो बताती हैं कि कितना हिस्टोरिकल है और कितना कल्चरल ये नालंदा विश्वविद्यालय रहा है। अब बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जिसकी स्थापना कहते हैं 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा की जो स्थापना थी ये 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के जो शासक सम्राट कुमारगुप्त थे, उन्होंने की थी। उनके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी का जो पूरा संरक्षण का काम था वो सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का रहा था। इस बात का ये सबूत है कि जब नालंदा में खुदाई हो रही थी तो ऐसी कई सारी मुद्राएं मिली हैं और उनसे पुष्टि होती है कि इस विश्वविद्यालय के संरक्षण में पाल शासकों का और गुप्त शासकों का स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा है। नालंदा जो मोनेस्ट्री है उसके सबसे प्रसिद्ध संरक्षक गुप्त वंश के राजा थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब खुदाई की गई तो उस दौरान गुप्त काल की लगभग 26 मोहरें वो मिली हैं। माना जाता है कि ये जो मोहरें हैं ये मठ को समर्थन प्रदान करने वाले जो शाही चार्टर है उससे जुड़ी हुई थी। इन मोहरों में बुद्धगुप्त, नरसिंह गुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और वैन्य गुप्त की मोहरें वो शामिल हैं।
हेन सांग की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि भगवान गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद शक्रादित्य नामक राजा ने इस जगह को चुना था और इस जगह पर एक मॉनेस्ट्री बनवाई थी। फिर उनके जो उत्तराधिकारी थे और बेटे थे बुद्धगुप्त, उन्होंने इस मेन मॉनेस्ट्री के साउथ में एक और मॉनेस्ट्री बनवाई, जबकि तथागुप्त ने ईस्ट में एक और मॉनेस्ट्री बनवाई और अंत में राजा बालादित्य ने नॉर्थ ईस्ट में चौथी जो है मॉनेस्ट्री बनवाई थी। नालंदा मठ के जो बाकी संरक्षक रहे हैं उसमें कन्नौज के राजा हर्षवर्धन शामिल रहे हैं, जिन्हें बंगाल के राजा शशांक ने जब नालंदा का विनाश किया उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्ट किया उसका क्रेडिट दिया जाता है। खुदाई के दौरान राजा हर्षवर्धन की भी मोहरें मिली जो कि बताती हैं कि राजा हर्षवर्धन ने भी इस जगह को संवारा था, सहेजा था। अब नालंदा विश्वविद्यालय की पढ़ाई की बात करता हूं। आज हमारे देश में कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पर पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई एक ही जगह पर हो रही थी। यानी कि उस दुनिया में, उस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसी संस्था थी जहां पर लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, आयुर्वेद, योग, इतने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई एक ही जगह पर हो रही थी और इसीलिए पूरी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय प्रख्यात हो चुका था। जब चाइना के हेन सांग और इत्सिंग जो है 7वीं सदी में भारत आए और उन्होंने चाइना लौटने के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में विस्तार से लिखा, तब दुनिया का इसे सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया गया था। लेकिन 12वीं सदी के बाद में कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो उस अस्तित्व में नहीं रहा। इस जगह पर कई देशों के विद्यार्थियों ने जो है अध्ययन किया। यहाँ के खंडर बताते हैं कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी। नालंदा विश्वविद्यालय के साथ में कुछ ऐसा रहा कि स्थापत्य कला का भी ये एक अद्भुत नमूना था, आर्किटेक्चर का भी ये बेहतरीन उदाहरण था, क्योंकि ये पहला रेजिडेंशियल जो है विश्वविद्यालय था जिसमें 300 से ज्यादा कमरे थे, 7 बड़े बड़े हॉल थे। लाइब्रेरी जो है इसकी वो 9 मंजिला हुआ करती थी। आप सोचो कितनी किताबें होंगी, 3 लाख से ज्यादा किताबें उस लाइब्रेरी में मौजूद थी। इस विश्वविद्यालय में छात्रों का जो है एडमिशन इतना आसान नहीं था। मेरिट बेस्ड जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होते थे, एडमिशन होते थे और जब वहाँ पर एडमिशन मिल जाता था तो उन्हें फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। रहना, खाना, पीना सब कुछ मुफ्त हुआ करता था। भारत के अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स तो आते ही थे, इसके अलावा मंगोलिया, ग्रीस, ईरान, इंडोनेशिया, चाइना, तिब्बत, जापान, कोरिया जैसी जो तमाम कंट्रीज हैं उनके हजारों स्टूडेंट्स ने आकर के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। अब बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे और कब हुआ। तो 3 हमलों के बारे में जो है बात आती है। आक्रमणकारियों ने 3 बार इसे नष्ट किया, लेकिन केवल 2 बार ही इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तीसरी बार जब इसे जो है इसका विनाश करने की कोशिश की गई, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, उसके बाद इसे रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। पहले विनाश के बारे में कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के 455 से 467 ईस्वी के शासनकाल में मेहर कुल के जो खून थे उनके कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने लाइब्रेरी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करवाया, रेनोवेशन का काम करवाया, एक बड़ी इमारत बना करके उसे सुधार दिया था। दूसरा हमला जो है कहा जाता है 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने जो है रिकंस्ट्रक्शन का काम करवाया, विश्वविद्यालय की दोबारा जो है मरम्मत करवाई। और तीसरा हमला 1193 में बख्तियार खिलजी ने और उसकी सेना ने किया था। बख्तियार खिलजी का जो हमला था वो सबसे विनाशकारी था। उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था बख्तियार खिलजी ने और एक बार फिर से वो सोच रहा था कि मैं एक बड़ा अटैक करता हूं। इस बीच में वो बीमार पड़ गया, उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वो ठीक नहीं हो पा रहा था, वो मरने की स्थिति में पहुंच चुका था। तब उसे किसी ने एडवाइस दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो आयुर्वेद विभाग के जो हेड हैं, जो प्रमुख आचार्य हैं राहुल श्रीभद्र, उनको दिखवाइए और अपना इलाज करवाइए। लेकिन खिलजी क्योंकि घमंड में था इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। तो कहा जाता है कि वो ये मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य जो हैं उसके हकीमों से ज्यादा जानकारी रखते हैं, ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं, लेकिन अपनी जान बचानी थी तो फाइनली उसने सोचा कि बुला ही लेते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के जो प्रमुख आचार्य थे राहुल श्रीभद्र, उन्हें बुलाया गया और फिर बख्तियार खिलजी ने जो है वैद्यराज के सामने एक शर्त रखी कि मैं आपकी दवाइयां नहीं लूंगा। तो जो आचार्य थे राहुल श्री वैद्य, उन्होंने कहा कि देखिए आप मेरी दवाइयां मत लीजिएगा, मैं आपको कुरान जो है, पवित्र ग्रंथ जो है वो दे करके जा रहा हूं, आप तो बस इसे पढ़ लीजिएगा, आप बस इतना कर लीजिएगा। क्योंकि कुरान लेकर के वो पहुंचे थे और कहा था कि आप जो है इसको पढ़ते जाइएगा, आप इतना पढ़ लेंगे इसमें ही काम हो जाएगा। तो कुरान जो है पवित्र ग्रंथ है और बख्तियार खिलजी ने वो पढ़ा और कहते हैं कि वो ठीक हो गया। इसके पीछे कहानी ये है कि जो वैद्यराज थे उन्होंने कुरान के जो पृष्ठ थे उन पर दवा का एक लेप लगा दिया था, ताकि वो लेप जो है, वो दवाई जो है बख्तियार खिलजी तक पहुंचे। और कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने जब वो कुरान पढ़ी तो वो ठीक हो गया और जैसे ही वो ठीक हुआ उसके अंदर एक जलन की भावना आ गई, उसके अंदर ये भावना आ गई कि भारतीय वैद्य जो है मेरे हकीमों से ज्यादा कैसे जानते हैं, इनका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है।
तो बस इसी बात से जलन के कारण उसे लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ही खत्म कर दिया जाए, इनके ज्ञान के केंद्र को ही खत्म कर दिया जाए। तो कहा जाता है कि उसने आकर के जो महान पुस्तकालय था, जो 9 मंजिला था, वहां पर जो लाखों किताबें थी उनको आग लगा दी। कहा जाता है कि इस आक्रमण में कई सारे धर्माचार्य, शिक्षक, स्टूडेंट्स और जो मंक्स थे उनको मार डाला गया। जब बख्तियार खिलजी ने वहां आग लगाई तब उस यूनिवर्सिटी में एक मेन गेट था, मुख्य द्वार था, जिससे निकला जा सकता था। कई सारे विद्यार्थी और भिक्षुओं की मौत जो है वहां दम घुटने से हो गई थी। बताया जाता है कि जब ये बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था यूनिवर्सिटी में, जब आग लगाई थी, तब इतनी किताबें थी कि कई महीनों तक उसका धुआं उठता रहा था। 3 महीने तक कहते हैं कि आग लगी रही। आज जो हम खंडहर देखते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो तस्वीरें आती हैं, वो सिर्फ 10% है। इतिहासकार बताते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की गई थी ध्यान के लिए, अध्यात्म के लिए, जिस सब्जेक्ट को लेकर के आज लोग रिसर्च कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर ये यूनिवर्सिटी आज होती तो शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो दुनिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय होता। तक्षशिला के बाद ये एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां की शिक्षा जो है बहुत समृद्ध थी। और अब जो अवशेष मिले हैं वो ये बताते हैं कि इसकी बनावट कितनी मजबूत रही होगी। और जिस भाग में खंडहर है वो सिर्फ जो है, कहते हैं कि उस मेन यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्सा है। यानी कि आप सोचिए कितना विशाल जो है ये विश्वविद्यालय रहा होगा। हिस्टोरियंस कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय को आग नहीं लगाई थी, बल्कि जो पूरी हमारी शिक्षण की व्यवस्था थी उसको आग लगाने की कोशिश की थी। आज जो हम देख पा रहे हैं वो इतिहास है जिस पर हमें गर्व है, उस खंडहर पर हमें गर्व है। लेकिन आप सोचिए कि वो कितना विशाल कैंपस रहा होगा। 2010 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस वक्त भारत के राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रयास से एक बार फिर से स्थापना का जो है प्रयास किया गया 2010 में। और अब 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस जो है वो तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 2016 में एक्चुअली नालंदा के जो खंडहर थे उनको संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। और इसके बाद जो है यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन का काम 2017 में शुरू किया गया। यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस बनकर के तैयार हुआ है वो नालंदा के जो प्राचीन खंडहर रहे हैं उनके ठीक पास में ही बनाया गया है। और ये जो नया कैंपस है इसकी स्थापना की गई है नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से। ये कैंपस बहुत भव्य है। यहाँ पर 2 एकेडमिक ब्लॉक बनाए गए हैं जिसमें 40 क्लासरूम्स हैं। और अगर बात करूँ तो 1900 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। इस यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम है जिसमें 300 जो है सीट्स हैं और इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है। बेसिकली एक बहुत ही भव्य यूनिवर्सिटी जो है बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन आज भी हम अपने इतिहास को पलट करके देखें तो हमें अफसोस होगा कि हम अपने देश में इतना बड़ा विश्वविद्यालय अगर आज होता तो आप सोचिए कि देश आज दुनिया में नंबर 1 होता, विश्व गुरु होता। लेकिन एक हमले ने, जो तीसरा हमला था बख्तियार खिलजी का, उसने सब ध्वस्त कर दिया। लेकिन फिर से एक नई शुरुआत का प्रयास किया है। हमारा जो इतिहास है, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसको संवारने का और संजोने का काम जो है सरकार ने किया, उसके लिए उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। एक बार फिर से बस यही कहूंगा, अपने इतिहास पर गर्व महसूस कीजिए। उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपने आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास पर नालंदा के पूरे इतिहास के बारे में और वर्तमान के बारे में जाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।